Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see one short revision summary for chapter number 1, 2, 4, 5, 9 and 11 of class 7th NCERT of Social Science Exploring Society India and Beyond. So इसमें ये हाफ ईयरली में ये चैप्टर्स मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में आने वाले हैं. इनके अलावा जो चैप्टर्स रह गए हैं जैसे चैप्टर नंबर 3, 6, 8, 10 और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो वो सारे मैं एक और वन शॉट रिवीजन वीडियो बना दूंगी, उसमें कवर कर लूंगी. तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि और किस किस चैप्टर्स को इंक्लूड करके एक और मैं टॉपिक एक और वीडियो इस तरीके का बना दूं. अभी इस वीडियो में हम ये सारे चैप्टर्स तो कवर कर ही लेंगे. सो जिन बच्चों के ये चैप्टर्स आ रहे हैं तो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो. ओके, एंड मेनी सैम्पल पेपर्स हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ऑन द चैनल. बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं, रिविजन वीडियोज हैं. आई होप ऑल ऑफ यू हैव वेंट थ्रू ऑल दोज वीडियो. इफ यू हैवंट देन प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए कंटेंट शीट देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर, चैप्टर 4 न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट, चैप्टर 5 द राइज ऑफ एम्पायर्स, चैप्टर 9 फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, चैप्टर 11 फ्रॉम बार्टर टू मनी. सो ये सारे चैप्टर्स हम रिवाइज करने वाले हैं. सो चैप्टर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं. ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये आपका चैप्टर 1 है. वैसे तो मैंने समरी नोट्स, एक्स्ट्रा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं लास्ट पार्ट जो इस चैप्टर का रहा होगा उसमें मैंने बना दिया है. फिर भी एक बार में ये सारे चैप्टर्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं. चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 1 की समरी. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है. इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स अलॉन्ग विद पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका. इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है. इसके साथ और कौन कौन पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका. ये ज्योग्राफिकली डाइवर्स है जिसमें माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट्स हैं, कोस्ट है और आइलैंड्स हैं. ये सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं इंडिया में. नेचुरल बाउंड्रीज क्रिएट होती हैं बहुत सारी इंडिया की, जैसे हिमालयाज नॉर्थ में है, थार डेजर्ट वेस्टर्न पार्ट में, अरेबियन सी साउथ वेस्ट पार्ट में है, बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट पार्ट में है. इंडियन ओशन सेपरेट इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एशिया. देन दिस डाइवर्सिटी हैज इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज क्लाइमेट, कल्चर, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी. ये जो अलग अलग हमें नेचुरल फीचर्स देखने को मिलते हैं, इस कारण से बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है क्लाइमेट में, कल्चर में, हिस्ट्री में और इकोनॉमी में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, सारे डिविजन जो है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे. सबसे पहले हिमालय के बारे में. सो हिमालय एक लॉन्ग नेचुरल वॉल है जो नॉर्थ में है. ये 2500 किलोमीटर तक स्ट्रेच होती है. मैनी पीक्स यहाँ पर जो है वो 8000 मीटर से भी बड़ी हैं, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा. देन दे आर कॉल्ड द वाटर टार ऑफ एशिया. ये जो पीक्स हैं, ये जो माउंटेन्स हैं, इन्हें हम वाटर टार भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदी जैसे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र यहीं से ओरिजिनेट होती हैं. हिमालयाज आर सेक्रेड. हिमालय सेक्रेड है. सेक्रेड मतलब होता है पवित्र. इंडियन कल्चर में इसे सेक्रेड माना गया है. विद टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज लोकेटेड हियर. बहुत सारे टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज यहाँ पर लोकेटेड हैं. देन व्हाट वी लर्न अबाउट 3 मेन रेंजेस ऑफ हिमालय. हमने हिमालय के बारे में पढ़ा. सबसे पहले हम यहाँ पर फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे हैं जिसमें पहला अभी हम देख रहे हैं हिमालय. तो हिमालय के 3 डिवीजन होते हैं, वो देख लेते हैं यहाँ पर. सबसे पहले हिमाद्री जिसे कहते हैं ग्रेटर हिमालयस, जो स्नो कवर्ड रहती हैं. वेरी फ्यू ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं. फिर बीच में आते हैं मिडिल हिमालयस, हिमाचल भी बोलते हैं इन्हें. यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट है, रिच बायोडाइवर्सिटी है. हिल स्टेशन यहाँ हमें देखने को मिलते हैं जैसे शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल. फिर जो लोवेस्ट या आउटर हिमालयस है जिसे हम शिवालिक बोलते हैं, ये लोवेस्ट रेंज है विद डेंस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. स्पेशल फीचर्स क्या क्या है? हिमालयस जो है ये अभी भी राइज हो रहे हैं, बढ़ रही है इनकी जो हाइट है वो, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी. टेक्टोनिक जो अर्थ की प्लेट्स होती हैं उसके मूवमेंट की वजह से हिमालय में अभी भी हाइट में ग्रोथ हो रही है. लद्दाख जो है ये कोल्ड डेजर्ट है विद इन हिमालयस. तो ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे. तो पहला हमने फिजिकल डिवीजन पढ़ लिया हिमालयस. अब दूसरा देख लेते हैं. सो गैंगेटिक प्लेन्स या नदर्न प्लेन्स भी इनको कहा जाता है. सो लोकेटेड साउथ ऑफ हिमालयस, नरिश्ड बाय रिवर लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र. सॉइल इज वेरी फर्टाइल ड्यू टू मिनरल रिच silt carried by rivers. Plains are densely populated and support intensive agriculture. हमने देखा था कि हिमालय के साउथ में है, यहाँ इंपॉर्टेंट रिवर जो है ये अपना सेडिमेंट्स बहाकर लाती हैं और ये फर्टाइल सॉइल यहाँ डिपोजिट होता है नदियों के द्वारा. और यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है. ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स अच्छे हैं जैसे कि रोड, रेलवे, रिवर रूट्स डेवलप ड्यू टू फ्लैट लैंड. क्योंकि फ्लैट लैंड है तो ये सब कंस्ट्रक्शन आसान हो जाता है. देन नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड डिवीजन, थार डेजर्ट. तो ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के पार्ट में लोकेटेड है. इट इज अ हॉट डेजर्ट एंड
sand dunes that can rise up to 150 मीटर। हार्श कंडीशन है यहाँ पर, और वाटर स्कैरसिटी है, पानी की बहुत कमी है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है, मतलब दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है, रात को बहुत ठंडा। यहाँ पर जो लोगों ने लाइफस्टाइल अडेप्ट की है, वहां पर यूनिक वाटर कंजर्वेशन मेथड्स हैं, जैसे टंकास, कुंड्स बनाए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कमी है। जैसलमेर इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन सिटी ऑफ द डेजर्ट। जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ जो डिवीजन है वो है अरावली हिल्स। तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में, और ये 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये कौन कौन से राज्य में होकर स्प्रेड हो रखी है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड दिल्ली। ये नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करती है ताकि डेजर्ट जो है और ईस्टवर्ड स्प्रेड ना हो। ये सब मैंने मैप पे समझाया हुआ है आपको। रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर। ये जो अरावली रेंजेस है, यहाँ पर हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर। इंपॉर्टेंट फोर्ट्स लाइक चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, ये सारे फोर्ट्स यानी किले यहाँ पर लोकेटेड हैं अरावली हिल्स में ही। देन व्हाट वी लर्नड अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट है ना, 3 ऐसा कोनिकल जो बनता है, साउथ वाला जो पार्ट है इंडिया का इस तरीके से, तो उसे हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। ये ट्राइंगुलर प्लेटू है, इसमें एक तरफ इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशियन है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट इसको बॉर्डर करते हैं, जैसे यहाँ वेस्टर्न घाट है और यहाँ पर ईस्टर्न घाट है। देन रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड फॉर्म फर्टाइल डेल्टास। यहाँ पर ये नदियां बहती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और यहाँ पर डेल्टास बनाती हैं। ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये रिच है फॉरेस्ट में, या जो ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ये रिच है फॉरेस्ट में, मिनरल्स में, एंड होम टू मेनी ट्राइबल ग्रुप्स लाइक संथाल, गोंड, भील्स। ये कुछ ट्राइबल पीपल है जो यहाँ पर रहते हैं। वेस्टर्न घाट ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक विश्व की धरोहर के रूप में इसे अपनाया गया है। देन नेक्स्ट हमने देखा था कोस्टल प्लेन्स, जैसे अभी सदर्न इंडिया का मैंने मैप बनाया, तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया जो कोस्ट के अराउंड है, कोस्टल प्लेन की बात हो रही है। इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,500 किलोमीटर। वेस्ट कोस्ट यानी इधर वाला, ये वाला जो एरिया है पूरा हमारा, यहाँ पे ये नैरो है, एस्चुरीज फॉर्म होती हैं, शॉर्ट रिवर्स होती हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स लाइक मुंबई वो इसी यहीं पर लोकेटेड है। ईस्ट कोस्ट यानी इधर वाला जो कोस्ट है वाइड है, इसका जो एरिया है वो वाइड है, क्योंकि नदियां यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, लार्ज डेल्टास फॉर्म्ड बाय रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है आइलैंड्स। आइलैंड्स में हमने 2 ग्रुप्स पढ़े थे, लक्षद्वीप आइलैंड जिसमें 36 स्मॉल कोरल आइलैंड्स का एक ग्रुप है, और ये अरेबियन सी में है नियर केरला। अंडमान निकोबार, जैसे अगेन द सदर्न पार्ट, तो यहाँ पर ये अरेबियन सी है, तो यहाँ पर कुछ है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार है। यहाँ पे 500 वोल्केनिक आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, इधर वाले एरिया में पड़ता है। सेल्युलर जेल अंडमान में ही लोकेटेड है, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। और बैरन आइलैंड एकमात्र एक्टिव वोल्केनो इंडिया का, यही हमें अंडमान निकोबार में ही देखने को मिलता है। फिर हमने पढ़ा था सुंदरबंस के बारे में और नॉर्थ ईस्ट हिल्स के बारे में। सुंदरबन डेल्टा, जैसे जो बंगाल वाला पार्ट है, वेस्ट बंगाल वाला, वहां पर ये फॉर्म होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो छोटी उपसहायक नदियां हैं वो सारी मिलकर यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट हिल्स जो है, मेघालय प्लेट्यू में खासी, गारो, जयंतिया हिल्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। heaviest rainfall in the world, famous for living root bridges and मोलिंगोंग द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। ये जो गांव है मोलिंगोंग, ये पूरा एशिया में सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, और यहाँ पर जो रूट जड़ें होती हैं पेड़ के, उससे ब्रिजेस क्रिएट हो जाते हैं, उसकी वजह से ये जगह जो है फेमस है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, कंक्लूजन है इसमें इस चैप्टर का। इंडिया जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी हैज शेप्ड इट्स इकोनॉमी, लाइफस्टाइल एंड कल्चर। इट इज ऑफन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट। इंडिया को इतनी डाइवर्स इसका कल्चर है, ट्रेडिशन है, ज्योग्राफी है, कि इसे एक तरीके से मिनी कॉन्टिनेंट कहा जाता है ड्यू टू इट्स वेरिड लैंडफॉर्म, क्योंकि अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स यहाँ पर पाए जाते हैं। पहाड़ भी है, प्लेन भी है, कोस्टल एरिया भी है, प्लेट्यू भी है, राइट, इसीलिए इसे मिनी कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब इस चैप्टर के बेसिस पे 20 क्वेश्चंस देख लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड नहीं कर रही हूँ बेटा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं। आप पॉज करेंगे, इनके आंसर करेंगे, मुझे बताएंगे आपको कितने मार्क्स आए। जैसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 5, फिर यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स है 5, सारे एक एक नंबर के हैं, फिर ट्रू फॉल्स हैं 5, एंड देन मैच देम है 5, राइट। और ये इनके आंसर सब मैं दिखा रही हूँ, तो पहले आप
करेंगे सॉल्व तब आंसर्स चेक करेंगे. ओके, सो यू कैन चेक आंसर्स फ्रॉम हियर एंड देन टाइप योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन. ओके, अब कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर थोड़े शॉर्ट भी दे दिए हैं जो शॉर्ट या लॉन्ग आंसर टाइप में आपको आ सकते हैं. जैसे व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ लैंड ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी. इंडिया को ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफिकली बहुत डाइवर्सिटी है, जैसे माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, कोस्ट है, आइलैंड्स है, और इसका सबका यूनिक क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, रिसोर्सेज है, जहां पर वाइड डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है. तो आप रीड कर लीजिएगा. क्वेश्चन 2 है कि हिमालय जो है कैसे इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया. ये आंसर मैंने दे दिया है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया. इंडिया में नदियों का क्या सिग्निफिकेंस है? सो ये किस तरीके से काम आते हैं, जैसे ड्रिंकिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, हाइड्रो पावर, राइट. देन नेक्स्ट इज हाउ डज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन इंडिया. हर जगह की अलग अलग डाइवर्सिटी है ज्योग्राफी में, तो वहाँ के लोगों ने कैसे अडेप्ट किया अपने आप को, तो लोग कैसे वहां पर अडेप्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लेन एरिया में फार्मिंग, किसानी करते हैं, माउंटेन एरिया में शीप रेयरिंग करते हैं, भेड़ पालन जो होता है वो करते हैं, जो डेजर्ट है वहां पर कैमल से ट्रांसपोर्ट होता है, कोस्ट एरिया जो समुद्र के आसपास का एरिया वहां फिशिंग होती है ना. तो ये सब चीजें आप इसमें लिख सकते हैं. सो इसके साथ हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है. चलिए अब चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द वेदर. सो मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि आपने जो लॉन्गर वीडियोस हैं चैप्टर के 1 पार्ट 2 पार्ट में जो मैंने चैप्टर्स बनाए हैं, आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखी है. नहीं तो इस रिवीजन से वैसे तो कवर हो रहा है सब कुछ, लेकिन उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैं समझा रही हूँ, राइट. चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं. पहला है वेदर क्या होता है. तो ये स्टेट होता है अर्थ के एटमोस्फेयर का, किसी भी पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर जगह का. एटमोस्फेयर क्या है? तो ये लेयर है गैसेस की जो अर्थ को सराउंड करती है. वेदर हैपेंस इन ट्रोपोस्फेयर. जैसे अर्थ के अराउंड ऐसे लेयर्स हैं, तो पहली जो लेयर है ना उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं. यहीं पर सारा वेदर फिनोमिना होता है. ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है, मान लो यहाँ हमारा अर्थ है, तो यहाँ से 6 से 18 किलोमीटर अर्थ के ऊपर इसकी हाइट है. थिकर इन ट्रॉपिक्स मतलब जैसे इक्वेटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये थिक रहता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी ज्यादा रहेगी और पोल स्पेस की जो दूरी है वो कम रहेगी. कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है. थिनर एट पोल्स. वेदर इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग टर्म्स लाइक हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, विंडी एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वेदर के? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमोस्फेरिक प्रेशर, विंड और ह्यूमिडिटी. ये सारी चीजें मिलकर वेदर बनाती हैं. कि टेम्परेचर मतलब कितनी गर्मी है, कितना ठंडा है वहां का हवा जो है, या वहां पे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में टाइम में कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है वो. प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश होती है, रेन, स्नो, स्लीट, हेल, मतलब बर्फ गिर रही है, बारिश हो रही है, किसी भी फॉर्म में जब आसमान से पानी हमें मिलता है, चाहे वो जमा हुआ हो, चाहे वो बिल्कुल फ्रीजी सा हो, तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. एटमोस्फेरिक प्रेशर कि एयर जो वेट एक्सर्ट करती है अर्थ के सरफेस पे, उसे एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. विंड एयर जब मूव करती है, मेजर्ड बाय डायरेक्शन एंड स्पीड. विंड की स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. ह्यूमिडिटी मतलब एयर में वाटर वेपर की मात्रा कितनी है. ये जो ह्यूमिडिटी है, विंड है, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में हमने समझे थे. नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रेडिशनल वेदर फोरकास्टिंग. पहले के समय में लोग मौसम के बारे में पहले से कैसे जानकारी रखते कि अब बारिश होगी, या ऐसा कैसे अंदाजा लगाते थे? तो पहले लोग प्रिडिक्ट करते थे, अनुमान लगाते थे. जैसे चिड़िया अगर नीचे उड़ रही है, मतलब आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रही है एक अलग बात है, अगर नीचे उड़ रही है तो ऐसा माना जाता था कि बारिश होने वाली है. एंड्स कैरिंग एग, अगर चींटियां अपने अंडे लेकर जा रही है मतलब बहुत तेज बारिश आने वाली है. मेंढक अगर क्रोकिंग मतलब टर टर आवाज निकाल रहे हैं लाउडली, तो मानसून आने वाला है. पाइन कोन्स ओपन क्लोज डिपेंडिंग ऑन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी कितना है, तो एक पाइन कोन होता है, फ्रूट होता है एक तरीके का, या फ्लावर होता है, वो आप देख सकते हैं आपकी बुक में दिया हुआ है. तो वो ओपन होता है, क्लोज होता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा होने वाला है. देन नेक्स्ट देख लेते हैं वेदर के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हमने पढ़े थे. तो पहला हमने देखा था थर्मोमीटर. ये टेम्परेचर नापते हैं सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में. रेन गेज क्या होता है, ये रेनफॉल कितनी हुई है उसको मिलीमीटर में नापते हैं. बैरोमीटर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिलीबार्स में नापता है ये. विंड की डायरेक्शन को बताता है. एनीमोमीटर विंड की स्पीड को बताता है. इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. वेन जो है डायरेक्शन बताता है, एनीमोमीटर स्पीड बताता है. हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी पता करते हैं कि एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है. देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेदर स्टेशंस के बारे में. वेदर स्टेशंस जो हैं कलेक्ट डेटा. ये जो स्टेशंस होते हैं ये डेटा कलेक्ट करते हैं. जो अभी हमने इंस्ट्रूमेंट्स देखे उनके यूज से रेगुलरली बेसिस पे. ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस प्रोवाइडेड रियल टाइम डेटा विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. ये खुद से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती. ये जो डेटा कलेक्ट होता है इससे हेल्प होती है फोरकास्टिंग करने में एंड मॉनिटरिंग क्लाइमेट. किसी भी जगह वेदर कैसा रहने वाला है, क्लाइमेट कैसा होने वाला है, ये फोरकास्ट करना, पहले से अनुमान लगाने में हेल्प मिलती है.
देन नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिडिक्टिंग द वेदर, मौसम को हम पहले से प्रिडिक्ट कर लें, अनुमान लगा लें। तो मेट्रोलॉजिस्ट एनालाइज डेटा टू फोरकास्ट वेदर, मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं डेटा को और वो बताते हैं कि वेदर कैसा होने वाला है। ये जो फोरकास्ट होता है, पहले से जो अनुमान लगाते हैं, पूर्वानुमान बोला जाता है इसको, ये हेल्प करता है प्रिपेयर करने में। अगर आंधी तूफान आने वाला है, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स, ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली तो उससे हम पहले तैयार होकर रहते हैं। एक्यूरेट प्रिडिक्शन सेव लाइव्स, अगर पहले हम प्रिडिक्ट कर ले और सही हो प्रिडिक्शन तो इससे जीवन को बचाने में आसानी होती है। फिशरमैन समुद्र में नहीं जाते हैं मछलियां पकड़ने, अगर पता हो कि साइक्लोन्स आने वाले हैं, राइट, तो उनकी जान को कोई खतरा नहीं होता है। सो इसके साथ हमने चैप्टर कवर कर लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वही 5 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 यहाँ है, 2 और देख लेते हैं। ये प्लीज मार्क करिएगा और लास्ट पेज पे तो आपको आंसर में दे ही दूंगी, तो बताइएगा कितने मार्क्स आए आपको। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये ट्रू फॉल्स हैं, ये मैच देम है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर्स। तो यहाँ पर आंसर्स आपको दिए हुए हैं। ओके, अब चलिए हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो जो शॉर्ट या लॉन्ग में आ सकता है आपको। मेन एलिमेंट्स क्या क्या है वेदर के, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एयर प्रेशर, विंड। देन क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं, वाटर जब इवेपोरेट होता है गर्मी के कारण वो ऊपर जाता है, कूल होता है, कंडेंस होता है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में, और जब छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स एक जगह क्लस्टर बनाने लगते हैं, हैवी हो जाती है, क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मानसून इन इंडिया, इंडिया में मानसून का क्या इंपॉर्टेंस है और वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो ये आंसर्स आप देख सकते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं। चैप्टर 3 में स्किप कर रही हूँ, अगर किसी बच्चे के एग्जाम में आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, मैं उसको भी कवर कर दूंगी। ओके, चलिए देखते हैं। तो चैप्टर नाम है न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट्स, ये हिस्ट्री वाला पार्ट अपना आ गया। लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द समरी। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था कि सेकंड अर्बनाइजेशन की बात की गई है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो 2000 BCE के अराउंड थी, है ना, जिसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के फॉर्म में हमने क्लास 6 में पढ़ा था। जब ये वाली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई तो अर्बन लाइफ खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई। लोग जो थे रूरल लाइफस्टाइल, ग्रामीण जो लाइफस्टाइल होता है, गाँव में जाने लग गए। फर्स्ट मिलेनियम BC के अराउंड अर्बन सेंटर्स री इमर्ज होने लगे। कहाँ पर, गंगा प्लेन, इंडस बेसिन एंड नियर बाय रीजन। सो सेकेंड अर्बनाइजेशन इसीलिए इसे कहा जाता है, क्योंकि दोबारा से सिटीज डेवलप हो रही थी। इसके एविडेंसेस हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से मिलते हैं, रूइन से, कॉइन से, टूल से पता चलते हैं। एंशियंट टेक्स्ट हैं जैसे वेद हैं, वैदिक्स हैं, देन बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर्स हैं, इनसे भी हमें इनके बारे में पता चलता है। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था जनपद और महाजनपद के बारे में। तो जनपद क्या होते हैं, जहाँ पे जन मतलब लोग और पद मतलब उनके पैर, जहां पर लोगों ने अपने फुट स्टेप किए, मतलब जहां पर उन लोगों ने सेटल स्टार्ट किया, उसे हम कहते हैं जनपद। यहाँ इनका एक राजा होता था। 8 से 7 सेंचुरी BC के अराउंड स्मॉलर जनपद मर्ज हो गए, छोटे छोटे जनपद मिलके और उन्होंने बड़ा जनपद क्रिएट किया जिसे महाजनपद कहा जाता था। ऐसे 16 महाजनपद एक्सटेंड हुए, कहां से, गंधारा नॉर्थ वेस्ट से अंगा ईस्ट तक। मैनी लोकेटेड इन फर्टाइल गंगा प्लेन। क्यों गंगा प्लेन में बहुत सारे महाजनपद डेवलप हुए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती थी, फर्टाइल प्लेन लैंड था, तो एग्रीकल्चर, आयरन ओर की अवेलेबिलिटी थी और ट्रेड नेटवर्क्स बहुत अच्छे थे। कैपिटल्स जो होते थे, राजधानी जो होती थी, इन जो भी महाजनपद होते थे वो फोर्टिफाइड सिटीज होती थी, किलेबंदी होती थी विद मोट्स, मोटी मोटी दीवारें होती थी, नैरो गेटवेज होते थे और गार्ड्स होते थे। एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ महाजनपद के, मगध जिसका राजगीर कैपिटल था, कोसाला, श्रावस्ती, वत्सा, कौसाम्बी एंड अवंती, उज्जैन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देन नेक्स्ट वी लर्न अबाउट गवर्नेंस इन जनपद एंड महाजनपद। ये जनपद महाजनपद में गवर्नेंस कैसे होता था। यहाँ असेंबलीज होती थी जिसे कहते थे सभा एंड समिति, जहाँ पर एल्डर्स एडवाइस देते थे राजा को। मोनार्की यानी कि जहाँ पे राजा सुप्रीम होता था, इसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा आगे चल के, हेरिडिटरी मतलब एक ही फैमिली का कोई ना कोई सक्सेसर बनेगा। ये टैक्स कलेक्ट करते थे, आर्मी और लॉ मेंटेन करते थे और फोर्टिफिकेशन का काम संभालते थे। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन था, वज्जी और मल्ला यहाँ पे असेंबलीज हुआ करती थी जहाँ पे वोटिंग प्रोसेस होता था। जैसे आज इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर हम वोट दे के अपना जो भी गवर्नमेंट है वो चुनते हैं, वैसे ही कुछ। रूलर्स समटाइम्स इलेक्टेड कॉल्ड गण और संघ, अर्ली रिपब्लिक्स, इन्हें गण कहा जाता था, ये संघ कहा जाता था, जिन्हें इलेक्शंस के थ्रू चुना जाता था। नाउ नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ा था इनोवेशन इन दिस पीरियड, क्या क्या इसमें खोज हुई। आयरन मेटलर्जी की, मतलब स्ट्रॉन्गर टूल्स बने, एग्रीकल्चर अच्छा हुआ क्योंकि उसमें बहुत सारे, जैसे हल अब लोहे के बनने लग गए। पहले जो टूल्स हुआ करते थे इतने अच्छे नहीं थे, जिससे खेती अच्छी नहीं होती थी। वेपन्स अब शार्पर बनने लग गए। वॉरफेयर, युद्ध बहुत हुआ करते थे। नेबरिंग महाजनपद ऑफन फॉट लीडिंग टू राइज ऑफ एम्पायर्स। अभी महाजनपद, पहले तो जनपद 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 बहुत सारे थे, ये मिलके इन्होंने महाजनपद बनाया।
और महाजनपद बहुत सारे मिलके फिर एम्पायर बनाते थे। तो ऐसे कंट्रोल के लिए बहुत सारे लड़ाइयां हुआ करती थी। कॉइन्स इस वक्त फर्स्ट यूज ऑफ पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स, लेटर कॉपर एंड गोल्ड कॉइन्स हेल्प ट्रेड। सो पहले सिल्वर कॉइन्स आए, उसके बाद कॉपर और गोल्ड के भी कॉइन्स आने लग गए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो वर्ण जाति सिस्टम देखने को मिलता है। सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज थी जातीज में, कौन सा काम कौन कर रहा है, ऑक्यूपेशन क्या है, उस बेसिस पे जाति ग्रुप की जाती थी। और वर्ण ये 4 फोल्ड डिवीजन होता था, जिसमें पहला है ब्राह्मण, नॉलेज और रिचुअल्स के लिए फेमस थे। क्षत्रिय जो है उनका वॉरियर्स और रूलर्स के उसमें जाने जाते थे। वैश्य ट्रेड और एग्रीकल्चर के लिए। शूद्र जो होते थे आर्टिशन एंड सर्वेंट्स के फॉर्म में जाने जाते थे। देन प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी बट ऑल्सो लेड टू इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ओवर टाइम। इससे समाज में स्टेबिलिटी तो थी इस डिवीजन से, सब अपना अपना काम देख रहे थे, लेकिन इससे इनइक्वालिटी आ गई। जो हायर क्लासेस थे वो हायर ही रह गए, जो गरीब थे या जो कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं वो उसी में बंधे रहने को मजबूर हुआ करते थे। उनकी ग्रोथ की कुछ भी बात नहीं हुआ करती थी इस सिस्टम में। देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया। इंडिया के और पार्ट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे, ट्रेड और ट्रैवल रूट्स डेवलप हो रहे थे, जैसे उत्तर पथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट से, दक्षिण पथ नॉर्थ से साउथ तक। सिटीज जैसे कि शिशुपालगढ़ कलिंगा में विद फोर्टिफिकेशन एंड ब्रॉड स्ट्रीट। इन साउथ इंडिया 400 BC राइज ऑफ चोलास, चेरास, पांड्यास, रिच इन रिसोर्सेज, स्पाइसेस, गोल्ड, स्टोन्स ट्रेडेड विद इंडिया एंड ओवरसीज। ठीक। देन नेक्स्ट इज कंक्लूजन देख लेते हैं इस चैप्टर का। जनपद और महाजनपद जो होते थे इन्होंने फाउंडेशन ले डाउन किया फॉर अर्बन सेंटर्स, गवर्नेंस, ट्रेड एंड सोसाइटी। बाय 300 BC दे गेव वे टू न्यू एम्पायर्स, फिर नए एम्पायर्स आने लग गए। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर MCQ है, प्लीज पॉज इट एंड आंसर। 2 यहाँ पर है, 3 ये रहे, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, देन ट्रू फॉल्स है, देन मैच देम है। ओके, नाउ यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं। व्हाट फैक्टर्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ न्यू सिटीज इन एंशिएंट इंडिया, हाउ डिड ट्रेड help in growth of new states, and then 2 more questions are there. What role did agriculture play in rise of new states, and why were rivers important for development of cities? सो ये सारे क्वेश्चन के आंसर वैसे पहले वीडियोस में हम कर चुके हैं, अब यहाँ पे भी दे दिया है मैंने, तो आप लिख सकते हैं इसको। जितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब से आपको आंसर करना है। तो हमने चैप्टर 4 भी देख लिया, अब चैप्टर 5 देख लेते हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द राइज ऑफ एम्पायर्स। अभी हमने देखा कि महाजनपद साथ में मिलकर एक एम्पायर बनाते हैं। सो एम्पायर और बड़ा हो गया महाजनपद से भी, है ना, किंगडम से भी। तो अब इसको हम चैप्टर 5 में देखेंगे समरी के थ्रू। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। एम्पायर होता क्या है? जब बहुत सारे किंगडम और टेरिटरी यानी जमीन जो है वो एक किसी पावरफुल एम्पायर सम्राट के अंदर आ जाए, वो रूल करने लगे, तो उसे हम एम्पायर कहते हैं। एम्पायर मतलब जो सम्राट होता है वो सुप्रीम होता है। जो छोटे राजा होते हैं गवर्न लोकली बट मस्ट पे ट्रिब्यूट एंड ओबे हिम। जैसे बहुत बड़ा एम्पायर है तो जो छोटे छोटे राजा हैं इसमें वो अपने एरिया में तो जरूर शासन कर सकते हैं, लेकिन उसे सम्राट की बात माननी होगी, उसे ट्रिब्यूट देना होगा और उसकी बातों को मानना होगा। संस्कृत टर्म जो है एम्पायर के लिए सम्राज, अधिराजा, राजाधिराजा मीनिंग ओवरलॉर्ड और किंग ऑफ किंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ग्रोथ फ्रॉम किंगडम टू एम्पायर्स। अभी हमने देखा कि कैसे महाजनपद बड़े होते गए और एम्पायर बने, तो वही यहाँ पर किंगडम यानी छोटे छोटे जो किंगडम्स हुआ करते थे वो कैसे एम्पायर्स बने। तो 6 से 2nd सेंचुरी BC के अराउंड मैनी किंगडम्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लार्ज एम्पायर्स। रीजंस क्या है इनके ग्रोथ के? स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, राजा बहुत स्ट्रॉन्ग थे और उनके एम्बिशंस बहुत हाई थे। पावरफुल आर्मीज विद एलिफेंट्स, कैवलरी, आयरन वेपन्स, उनके टूल्स वगैरह बहुत अच्छे थे। फिर फर्टाइल लैंड था, मगध का जो गंगा प्लेन वाला एरिया है वहां पर एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता था। रिच नेचुरल रिसोर्सेज थे, जैसे जंगल थे, एलिफेंट्स उनको आसानी से मिलते थे, जो युद्ध में काम आते थे, आयरन और आसानी से मिलता था। कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स, उत्तर पथ दक्षिण पथ पे इनका कंट्रोल होता था। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से किंगडम से एम्पायर्स में ग्रोथ हुई। फिर मगध एम्पायर में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा राइज हुए, जैसे राइज ऑफ मगध। मगध जो है एक सबसे मोस्ट पावरफुल महाजनपद बना। इसका कैपिटल राजगीर में था, बाद में से पाटलिपुत्र, आज का पटना जो जगह है वही है। इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इसमें है हरियाणा का डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी। नंदा हैड अ लार्ज आर्मी एंड कलेक्टेड हैवी टैक्सेस। नंदा की बहुत बड़ी आर्मी थी और वो टैक्सेस कलेक्ट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किया करते थे। देन नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त। तो लास्ट में मौर्य आया है ना, अभी हमने देखा यहाँ पर देखो मौर्य सबसे बाद में आया नंदा को डिफीट करके। तो अभी मौर्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका कैसे शुरुआत हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य एंड मौर्यन एम्पायर।
ये जो मौर्य एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर 321 बीसी के अराउंड ये एस्टैब्लिश हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के गाइडेंस में, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी है, उसके गाइडेंस में इस एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। चाणक्य ने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र, इकोनॉमी पे बेस्ड है। कैपिटल जो है मौर्यन एम्पायर का वो पाटलिपुत्र था। ये जो एम्पायर है नॉर्थ इंडिया से लेके प्रेजेंट डे अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर इन्वेशन एंड ग्रीक इन्फ्लुएंस। जब मौर्यन एम्पायर था उसी वक्त अलेक्जेंडर, जो सिकंदर हम बोलते हैं, सिकंदर महान, वो उसी वक्त आक्रमण किया था उसने इंडिया पर, और इस वजह से ग्रीक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं। अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड किया था 327 बीसीई, और राजा जो थे पोरस उसको डिफीट, और इस युद्ध में उसने पोरस को हराया, जो राजा था वहां का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के। हिज कैंपेन ओपन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस। इंडिया और ग्रीस में एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। ग्रीक के जो एम्बेसडर थे, राजदूत थे, मेगास्थनीज जिसका नाम था, वो आए थे मौर्यन एम्पायर में, और उन्होंने किताब लिखी थी इंडिका, जिसमें उन्होंने मौर्यन सोसाइटी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पाटलिपुत्र के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। देन नेक्स्ट इज अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मौर्यन रूलर थे, पहले थे जिन्होंने स्प्रेड किया आइडिया ऑफ धम, राइटियसनेस, कि जो चीज सही है, धर्म क्या है, धर्म का ये प्राकृत फॉर्म है धम, उसको फॉलो करने के बारे में बताया। कलिंगा वॉर जो हुआ उसके बाद उन्होंने देखा कि इतना ज्यादा मैसेकेयर है, इतने ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा है, तो उन्होंने लड़ाई गिव अप कर दी, मतलब युद्ध छोड़ दिया, वायलेंस को छोड़ दिया। उनके जो एडिक्ट्स थे, एडिक्ट्स यानी इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों पे या हार्ड सरफेस पे लिखाया जाता था उनके द्वारा, रॉक्स पे या पिलर्स पे, प्राकृत लैंग्वेज में उन्होंने लिखवाई बहुत सारी चीजें और ब्राह्मी स्क्रिप्ट फॉलो करी। इन्होंने प्रमोट किया क्या, पीस, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस एंड बुद्धिज्म। पीस यानी शांति बनाकर रखना, टॉलरेंस यानी कि एक दूसरे के मजहब को, एक दूसरे के कल्चर को, ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट देना, अहिंसा का मार्ग अपनाना, और बुद्धिज्म की आइडियोलॉजीज को इन्होंने प्रमोट किया। इन्होंने मिशनरीज भी भेजे थे श्रीलंका और सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म की आइडियोलॉजीज, थॉट्स को स्प्रेड करने के लिए। देन वी लर्न अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्पायर्स। एम्पायर्स के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, तो क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑफिशियल टैक्स सिस्टम्स एंड स्पाइसेस। ऑफिशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, टैक्स सिस्टम अच्छा हुआ करता था। स्पाइस, जो स्पाइस यानी आप समझ पा रहे होंगे कि जो जासूस वगैरह रखे जाते थे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गलतियां ना हो, सब चीजों की जांच पड़ताल अच्छे से हो सके। ट्रेड और गिल्ड्स बने। गिल्ड्स कौन होते थे, श्रेणीज ऑफ ट्रेडर्स, मतलब ट्रेडर्स का ग्रुप हुआ करता था, क्राफ्ट पर्सन का, तो इनको एनकरेज किया गया। आर्ट, कल्चर और रिलीजन स्प्रेड हुआ। यूनिफाइड लार्ज एरिया ऑफ इंडिया अंडर वन पॉलिटिकल सिस्टम। एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंडिया का इतना बड़ा लार्ज एरिया यूनिफाइड हुआ, तभी जाकर इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पायर बोलते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर नंबर 5 ऑल्सो। लेट्स सी द क्वेश्चंस, सो प्लीज पॉज इट एंड आंसर। So, इसका MCQ है 1 and 2, you can see, then 3, 4 and 5, then यहाँ पर fill in the blanks है 5, then true false है 5, then यहाँ पर आपको मैच दैन दिए गए हैं। ओके, सो प्लीज आंसर इट नाउ। आंसर से यहाँ पर आप मैच कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस इस बार दिए हैं कि एम्पायर क्या होता है इसका। अब जैसे 2 मार्क का आएगा तो सिर्फ इतना लिखना है, 3 मार्क का आएगा तो इतना लिखना है, 4 मार्क का आएगा तो इतना लिखना है, 5 मार्क का आएगा तो ये पूरा लिखना है ना। जितने मार्क्स का आ रहा है उस हिसाब से आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एम्पायर्स राइज एंड शेप इंडियन सिविलाइजेशन। इंडिया की जो सिविलाइजेशन है उसको एम्पायर्स ने किस तरीके से शेप दिया, तो वो आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। कैसे एम्पायर्स जो है वॉर के थ्रू राइज हुए, है ना, कन्क्वेस्ट किए उन्होंने, स्मॉलर किंगडम्स यूनिफाइड हुए, स्ट्रॉन्ग रूलर्स आए, नंदा, मौर्य, और बाद में डायनेस्टीज ने एक्सपैंड किया टेरिटरीज को, राइट। यू कैन गो थ्रू दिस आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन, व्हाट फैक्टर्स फैसिलिटेटेड द ट्रांजिशन फ्रॉम किंगडम्स टू एम्पायर्स। किंगडम से एम्पायर्स तक कैसे चीजें जो है ट्रांसफॉर्म हुई, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आंसर लिख सकते हैं। पॉइंट्स देखिए मैंने दिए 5 पॉइंट्स है, तो अगर 2 नंबर का आता है तो 2 पॉइंट लिख दीजिए, 3 का आता है 3, 4 का आता है 4, 5 का आता है तो 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। देन लास्ट वन इज, व्हाट वाज लाइफ लाइक फ्रॉम 6 to 2nd century BC। इस समय के दौरान लाइफ कैसी थी, तो जो पीपल थे जो सिटी लाइक पाटलिपुत्र में रहते थे, वो पैलेसेस उनके पास हुआ करते थे, मार्केट्स थे, फोर्टिफिकेशंस थी, विलेज में प्रोड्यूस होता था फूड यानी अनाज, लकड़ियां, एलिफेंट्स आर्मीज के लिए, ट्रेड फ्लरिश हुआ करता था, सिल्क चाइना से, स्पाइसेस, जेम्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। सब मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर रीड नहीं कर रही। इतना पढ़ाने के बाद
इतनी वीडियोस बनाने के बाद, समरी बनाने के बाद आई होप कि इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। चैप्टर नंबर 9 देख लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड, टाइप्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि गवर्नमेंट होती क्या है। तो गवर्नमेंट एक सिस्टम होती है जिसके थ्रू पीपल जो है वो रूल करते हैं। सोसाइटी इज मैनेज, लोगों को रूल किया जाता है, देश को चलाया जाता है और सोसाइटी को मैनेज किया जाता है। गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ऑर्डर मेंटेन करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और लोगों की भलाई को देखती है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड करता है ऑन हु होल्ड्स पावर एंड हाउ डिसीजंस आर मेड, कि पावर किसके पास है और डिसीजन कौन ले रहा है, यही डिसाइड करता है कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है किसी कंट्री में। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला ए दिया हुआ है मोनार्की। मोनार्की यानी जहाँ पे राजा ही शासन करता है, जैसे राजा होगा, रानी होगी या कोई एम्पेरर सम्राट होगा। यहाँ पे हेरिडिटरी पावर होती है, मतलब एक ही फैमिली का जो पावर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगी। रूलर जो होता है, राजा जो होता है, वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, मतलब सभी चीजें उसके कंट्रोल में होती है और वो सिटीजन को आंसरेबल नहीं होता है। जरूरी नहीं कि वो नागरिकों को जो भी काम वो कर रहा है उसके लिए सिटीजन को वो आंसर करे, जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल्स जैसे देखे थे एंशिएंट किंगडम्स है एंड सम प्रेजेंट डे मोनार्कीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसमें बी वाला देख लेते हैं। एक तो हमने मोनार्की पढ़ ली, दूसरा है डेमोक्रेसी। इसमें लोगों के पास सारी पावर होती थी, सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। इसमें प्रिंसिपल्स जो बेस्ड है, ये मतलब डेमोक्रेसी किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इक्वालिटी मतलब सभी बराबर हैं, लिबर्टी एंड जस्टिस, ये तीनों थॉट प्रोसेस है जो डेमोक्रेसी में फॉलो किए जाते हैं। दो टाइप की डेमोक्रेसी है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो एंशिएंट ग्रीक में फॉलो किया जाता था। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसमें सिटीजन इलेक्ट करते हैं लीडर्स को, जो अभी भी इंडिया में फॉलो किया जाता है, जो उनके बिहाफ पे, जैसे इंडिया और यूएसए में अभी भी है, लोगों के लिए शासन संभालते हैं। देन इसमें थर्ड हमने पढ़ा था ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या है, ये स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल के द्वारा रूल किया जाता है जो वेल्दी हो, मिलिट्री लीडर्स हो और एलाइट्स हो। ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैव लिटिल और नो रोल इन गवर्नेंस। एग्जाम्पल एंशिएंट स्पार्टा, इसके बारे में हमने एक चैप्टर में पढ़ा था। डिक्टेटरशिप के बारे में फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट है, रूल बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। ये डिक्टेटरशिप में जो राजा होता है या जिसके पास भी पावर होती है, एब्सोल्यूट पावर होती है, मतलब जो वो बोल दे वही सही है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। यूजुअली कम्स टू पावर बाय फोर्स, लोगों को दबाकर, लोगों के ऊपर एक तरीके से प्रताड़ित करके लोगों को और अपना शासन को एस्टैब्लिश करता है। उसमें कोई इलेक्शन नहीं होते, यहाँ पर लोगों को ना तो कोई इलेक्शन का मौका दिया जाता है, ना उनको छूट होती है, ना इक्वालिटी होती है। एग्जाम्पल एडोल्फ हिटलर का जो शासन है जर्मनी में, उसे कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज 4 देख लिया हमने, 5वां है रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ जो स्टेट का हेड होता है वो इलेक्टेड होता है, इसमें हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होती। हेरिडिटरी आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। देन लॉज जो मेड होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संविधान है उसके हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सभी एडल्ट्स कैन वोट, मतलब जो 18 साल या उससे ज्यादा का व्यक्ति है वो सभी वोट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं। रूल ऑफ लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। रूल ऑफ लॉ यहाँ पे फॉलो किया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जिसका मतलब होता है कि सभी लोग कानून की नजरों में बराबर हैं, चाहे कोई कितना ही गरीब हो, कितना ही अमीर हो, सबके लिए जो संविधान है, जो हमारा कानून है, वो बराबर है। सेपरेशन ऑफ पावर, जो गवर्नमेंट के जो अलग अलग पिलर्स हमने पढ़े थे, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, एक दूसरे के काम में ये लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड करके दिया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का होना क्यों जरूरी है? अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या हम सभी नागरिक खुद से शासन करेंगे? क्या पॉसिबल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना? कोई कहेगा मेरी बात सुनो, कोई कहेगा मेरी बात सुनो, इसीलिए तो हम एक सरकार चुनते हैं, राइट। सो ये गवर्नमेंट बहुत जरूरी है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बॉर्डर्स जो हमारी कंट्रीज को हैं उनको प्रोटेक्ट करने में, सिक्योरिटी इंश्योर करने में, लोगों को एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, और ये लोगों के राइट्स प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करते हैं और वेलफेयर प्रमोट करते हैं, लोगों की भलाई के कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला चैप्टर हमने देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है 3, ये आप आंसर कर लेंगे। देन 2 और क्वेश्चन है, 5 हो गए एमसीक्यू। देन देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स विच यू विल फिल। देन ट्रू फॉल्स है एंड एट लास्ट यू कैन सी मैच देम। ठीक है, इसके आंसर्स दिए मैंने, आप मैच कर लेंगे। किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं प्लीज लेट मी नो। और यहाँ तक अभी कौन रुका हुआ है वीडियो में, जल्दी से टाइप कर दो
तो आई विल कॉमेंट यू और रिप्लाई यू देयर। ओके, देखते हैं कितने बच्चे अभी तक रुके हुए हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में इसको काउंट कर सकते हैं। क्या डिफरेंस होता है मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच में? तो मोनार्की पावर होती है हेरिडिटरी, पावर जो है हेरिडिटरी होती है, किंग या क्वीन के पास होती है। डेमोक्रेसी में पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और पावर जो है सिटीजन के हाथ में होती है। देन दूसरा है व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप? डिक्टेटरशिप के मेन फीचर क्या है? यहाँ वन लीडर होता है, ऑपोजिशन को दबाया जाता है, राइट्स जो है, जो अधिकार है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, फोर्स यूज किया जाता है टू मेंटेन कंट्रोल। एग्जाम्पल हिटलर इन जर्मनी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला है इसमें, व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी को सबसे अच्छी सरकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इक्वालिटी इंश्योर करती है, फ्रीडम इंश्योर करती है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, रूल ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडर्स टू सिटीजन। देन हाउ डज अ रिपब्लिक डिफर फ्रॉम अ मोनार्की? रिपब्लिक कैसे अलग है मोनार्की से? सो रिपब्लिक में जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होते हैं, हेरिडिटरी नहीं होते, लेकिन मोनार्की में राजा जो है वो इनहेरिट करता है थ्रोन, अपने परिवार से उसको मिला होता है। ठीक है, अब लास्ट वाला चैप्टर देख लेते हैं इस वीडियो का, है ना। तो इस वीडियो में लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। आई होप दीज वीडियोज आर गोइंग टू हेल्प यू। कैसा लग रहा है आप लोगों को? प्लीज कमेंट में डाउन। सो लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 11 जिसका नाम है फ्रॉम बार्टर टू मनी। ये इकोनॉमी वाला पार्ट हमने ले लिया है। चलिए चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। सो यस, फर्स्ट टॉपिक है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? और इसे हम कहते हैं अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। पहले जब पैसे नहीं हुआ करते थे, लोग सामान देकर अपनी चीजों को एक्सचेंज किया करते थे। सो बिफोर मनी एग्जिस्टेड, पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली। एग्जाम्पल कि इरेजर एक्सचेंज किया पेंसिल के बदले। कॉमोडिटीज जो हम एक्सचेंज में यूज करते थे जैसे कौड़ी, सेल्स, सॉल्ट, टी, टबेको, कैटल, क्लॉथ, सीड्स एटसेट्रा। सो जो एविडेंस है बार्टर सिस्टम के पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिलते हैं, जैसे राइस स्टोन्स इन माइक्रोनेशिया, फेदर कॉइल्स इन सोलोमन आइलैंड, कॉपर टैजेडेरो इन सेंट्रल मैक्सिको। सो इन देश में भी अलग अलग चीजें यूज होती थी, जैसे हमारे यहाँ कौरी, सॉल्ट, टी हम बोल रहे हैं वैसे। देन नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के क्या प्रॉब्लम थे? पहला तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि दोनों पार्टीज को जो चाहिए वो एक दूसरे के पास होना चाहिए, तभी तो आप सामान एक्सचेंज करोगे। लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, कि किस सामान के बदले कितना हम देंगे, कोई फिक्स्ड एक्सचेंज रेशियो नहीं था, राइट। देन डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, कि अगर एक पेन के बदले मुझे सामने वाले के पास जो चीज है उसको कितना बांट के दे, तो सम गुड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, कुछ सामान को बांटा ही नहीं जा सकता था। जैसे ऑक्सफोर्ड स्वेटर, क्या हम बैल दे सकते हैं स्वेटर के बदले में? कितना हिस्सा देंगे, कैसे करेंगे? पोर्टेबिलिटी प्रॉब्लम, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाना भी बहुत मुश्किल है। मान लो कि कोई सामान खरीदना, मेरे पास गेहूं है तो कितना गेहूं मैं कैरी करके ले जा सकती हूँ, क्योंकि बल्कि गुड्स होते थे जैसे वीट बैग्स, राइट, इज इनकन्वीनियंट। ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम, कि सामान जो है वो जल्दी से खराब हो सकते थे। वीट को कितने दिन स्टोर करके रखोगे, खराब होने लगता है। सो इस कारण भी ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम भी होती थी। तो बार्टर सिस्टम की ये सारी इश्यूज थे। आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, ये जो मैंने हाईलाइट करके दिए ये याद होने चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इमर्जेंस ऑफ मनी। अब मनी का इमर्जेंस हुआ क्योंकि बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था, तो कोई नई चीज तो चाहिए हमको, तो अब इसके बदले में क्या आया? मनी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सो मनी इंट्रोड्यूस एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू सॉल्व बार्टर इशू। कॉमन मीडियम की तरह काम आने लग गया मनी। दोनों व्यक्ति के पास मनी होगा, उसके बदले में सामान ले सकते हैं, है ना। सो मनी जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर बाइंग एंड सेलिंग, खरीद बेच के लिए पूरी दुनिया में मनी को एक्सेप्ट कर लिया गया। फंक्शन क्या क्या है मनी के? पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, रिप्लेसेस बार्टर। बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, एक्सचेंज के मीडियम के फॉर्म में इसे अपना लिया गया। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम इसको फ्यूचर के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, पता है कि कितने गुड और सर्विसेज के बदले कितना हमें पैसा देना है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा ही आप दोगे तो पेमेंट हो सकती है। क्रेडिट कार्ड है, लोन्स है ना, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट हमने देखा था इवोल्यूशन ऑफ मनी इन इंडिया। इंडिया में मनी कैसे इवॉल्व हुई? तो सबसे पहले हमने अभी देखा कुछ स्लाइड्स दैट कौड़ीज हुआ करती थी और कमोडिटीज। तो फर्स्ट यूज फॉर एक्सचेंज कौड़ीज और कमोडिटीज, यानी सामान के थ्रू एक्सचेंज होता था। फिर आया कॉइन्स, मेटेलिक मनी, जिसे 600 BC के अराउंड इंट्रोड्यूस किया गया। जो राजा हुआ करते थे वो इसको मिंट करते थे, उस पे सिंबल्स, मोटिव्स बने होते थे डीटीज के, जो देवी देवता होते थे राजा के या नेचर के। एग्जाम्पल है चालुक्य कॉइन विद वाराह, विष्णु अवतार उस पे मिंट किया गया है। देन हेल्प बूस्ट मैरीटाइम ट्रेड, जो विदेशों के साथ व्यापार होता था उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती थी। पेपर मनी फिर आया, है ना, हम कौड़ी से स्टार्ट किए, फिर कॉइन्स आए, फिर पेपर मनी आया। ये लेट 18th सेंचुरी में आया। ये आरबीआई कंट्रोल करती है। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट्स आए, जैसे 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000।
ठीक है ना। इसी में है फिर मॉडर्न फॉर्म्स आ गए मनी के, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आजकल हम स्कैन करके क्यूआर कोड वगैरह पेमेंट कर देते हैं, राइट। सो मनी कंटिन्यूज टू इवॉल्व इन डिजिटल फॉर्म्स, डिजिटल फॉर्म में मनी अभी भी इवॉल्व हो रही है। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ मनी इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एग्जाम्पल ऑफ बार्टर एंड मनी इन यूज टूडे। आज के समय में बार्टर और मनी का क्या यूज है। जैसे जुनबिल मेला का एक एग्जाम्पल हमने देखा था असम में, जहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज आज भी प्रैक्टिस करती हैं बार्टर ट्रेड को, एक्सचेंज करते हैं ओल्ड क्लॉथ्स जो होते हैं उनको बर्तन के बदले में। आप भी देखे होंगे आपके घर के आसपास भी मम्मियां जो है पुराने बर्तन पुराने कपड़े दे देती हैं, बदले में उन्हें बर्तन मिल जाते हैं। या फिर हम बुक एक्सचेंज कर देते हैं क्लब्स में, एंड हाउस होल्ड आइटम स्वैप्स आल्सो कंटिन्यू। सो अभी भी कहीं ना कहीं हमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ 3 है, एंड देन दीज आर 2 नेक्स्ट। तो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। इसे आप मार्क कर सकते हैं क्या आएगा किसमें, देन ट्रू फॉल्स है, एंड एट लास्ट मैच देम है। तो प्लीज मार्क इट डाउन एंड देन यू कैन मैच इट विद द आंसर्स। यहाँ आंसर्स आप देख सकते हैं। ओके, अब कुछ जो मैंने अब लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर आप जो भी बोले तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला है एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के क्या मेजर प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको पॉइंट्स याद करने को बोले थे ना वो याद होने चाहिए। जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लैक ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू, इनडिविजिबिलिटी, डिफिकल्टी इन कैरिंग गुड्स, एंड पेरिशेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज मेड बार्टर डिफिकल्ट। हाउ डिड कॉइन्स हेल्प इन ट्रेड एंड इकोनॉमी। कॉइन्स जो हुआ करते थे वो ट्रेड में, व्यापार में, इकोनॉमी में कैसे मदद करते थे। तो कॉइन्स जो है वो ड्यूरेबल थे, लॉन्ग समय तक हम उसे कैरी कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजी टू कैरी थे, इनकी डेफिनेट वैल्यू थी, एंड वर एक्सेप्टेड वाइडली। उसे पूरी दुनिया में मतलब बहुत सारी जगह पे एक्सेप्ट किया जाता था, जिसकी वजह से इंटरनल और फॉरेन ट्रेड जो है बूस्ट हुए यानी बढ़े। ठीक, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। सो हाउ हैज मनी इवॉल्व्ड इन इंडिया। मनी कैसे इवॉल्व हुई इंडिया में। कॉरीज से मेटल, फिर कॉइन आए, फिर पेपर करेंसी आई, फिर मॉडर्न फॉर्म लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई आए। देन हाउ डज डिजिटल मार्केट मनी बेनिफिट पीपल टुडे। डिजिटल मनी जो है कैसे हेल्प कर रही है लोगों को। सो दीज आर फास्ट, सेफ एंड कन्वीनियंट। दे रिड्यूस द नीड फॉर कैश, मेकिंग ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट एंड सपोर्ट ई कॉमर्स। तो आजकल पेमेंट करना बहुत आसान हो गया है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स अगर हम ये कंटेंट शीट में आपको एक बार और दिखाऊं तो ये सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, चैप्टर 1, 2, 4, 5, 9 एंड 11। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा प्लीज लेट मी नो, तभी मैं आगे किसी और सब्जेक्ट का बना पाऊंगी। मुझे पता तो चलना चाहिए कि आप लोगों को सही लग रहा है कि नहीं। सो प्लीज बताइएगा। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद वन शॉट रिविजन फॉर हाफ ईयरली क्लास 7 सोशल साइंस फॉर चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 9 and 11. I hope this is going to help you in your exam. So we'll meet very soon with the next video. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.